एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया है। आपको सुनाते हैं आज तक संवाददाता ऋत्विक से खास बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा है। महाराष्ट्र की राजनीति इस कदर करवट बदलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने भी नहीं जो अब मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे हैं। उनसे बात करेंगे। आज तक एक्सक्लूसिव एकनाथ शिंदे जी से बात करने वाला है और उनसे पूछने वाला है कि आखिर इस पद पर, इस कुर्सी पर आप जो आज बैठे हो, क्या पहली प्रतिक्रिया है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है उसकी जीत है। हमारे गुरु जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो कुछ आदर्श जताया है उसकी भी जीत है। और इसमें जो मेरे साथ 50 विधायक जो है, जो मेरे साथ रहे एकजुट होकर, ये उनकी भी जीत है। लोग अपोजिशन से रूलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग और हमारे साथी सत्ता में से बाहर हो गए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी, एक बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व और एक विचारधारा और इस राज्य का विकास, मेरे जो साथी एमएलए है, विधायक है, उनके चुनाव क्षेत्र का विकास, ये अहम मुद्दे जो है ये लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राज्य का विकास करने आप इस पद पर अब बैठे हुए हैं, आपने कमान संभाली है, लेकिन साथ में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। कभी लगा नहीं था कि वो डेप्यूटी सीएम बनकर आपके साथ काम करेंगे? क्या आपको कभी इसका अंदेशा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और मैं मंत्रिमंडल से बाहर रहकर उनको, सरकार को सपोर्ट करूंगा। लेकिन हमारी सबकी मंशा थी कि वो हमारे साथ रहे, मंत्रिमंडल में शामिल होकर इस राज्य के प्रगति को आगे बढ़ाए, एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिले। लगभग उनके वरिष्ठ जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उनका आदेश आया और देवेंद्र जी डीसीएम बन गए। आपको इस बारे में कब पता चला? जब मैं उनके सागर निवास स्थान पर था, तभी उनको मैसेज आया उनके पार्टी के वरिष्ठों का, और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद पर बिठाया है, उनका आदेश मुझे अंतिम है, उनका पालन करना आदेश का, ये मेरा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं आज उद्धव जी भी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर यही साकार करना था तो बीजेपी ने इससे पहले हमारे साथ हमारी बातें मान ली होती तो और राजी खुशी बहुत अच्छी तरीके से ये हो सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोगों ने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है जो पहले शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति थी, अलायंस था। हम लोग चुनाव लड़े अलायंस में, और आज हमारा जो शिवसेना गठ है, जो 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे साथ है। विधिमंडल में लेजिस्लेटिव पार्टी शिवसेना है, और निश्चित रूप से हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे। हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। लेकिन उद्धव जी तो कह रहे हैं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है, शिवसेना हमारी पार्टी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, योग्य समय पर जरूर कहूंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि सारी बाधाएं दूर हो गई है, शिवसेना बनकर आप इस सरकार में शामिल हुए हैं और ये सरकार ऐसे ही आगे चलेगी अगले 2.5 साल तक?
बिल्कुल चलेगी, क्योंकि हमारे पास 50 विधायक है और भारतीय जनता पक्ष के पास लगभग 115 से 120 है। ये थम्पिंग मेजोरिटी वाला सरकार जो 170 के ऊपर है और जिसके पास मेजोरिटी होती है वो सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करता है। एक मजबूत सरकार इस राज्य को मिला है, जो आम जनता के दिल का सरकार है, उनके मन का सरकार है, नेचुरल अलायंस है। हम बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे, डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे। इस राज्य में जितने भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्टों को हम लोग निर्धारित समय पर पूरा करना चाहते हैं और इस राज्य के हर एक घटक जो है उसको हम लोग न्याय देने वाले, उसकी ये कोशिश हमारी सरकार की है। आपने एनसीपी और कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार जो बनी है ये ईडी की सरकार है, यानी एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे जो विधायक है, जो 50 विधायक एक अलग भूमिका स्वीकारते हैं, अलग एजेंडा स्वीकारते हैं और सत्ता में से बाहर हो जाते हैं। लोग सत्ता छोड़ते नहीं, लेकिन हम लोगों ने सत्ता छोड़कर बाहर गए, सत्ता के बाहर चले गए। इसका कारण क्या है? इसका सभी लोगों ने आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो 2.5 साल में उनको जो अनुभव आया है, वो ये अनुभव जो आया है, विधायक जो लोग हैं उनको एक्सपीरियंस आया है और इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता जो है, एक अलग रास्ता ढूंढा है उन्होंने। और निश्चित रूप से हर एक के चुनाव क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, वही चाहता है, वही उनकी मांग थी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। सरकार में होने के बावजूद उनको ये नहीं संभव था करना, इसलिए वो हम लोग साथ हो गए और अभी हम सरकार बन गया है और निश्चित रूप से ये मजबूत सरकार इस राज्य की जनता को न्याय देगा। एक आरोप का तो उत्तर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, अच्छी तरह आप उसको जवाब दे सकते हैं। आरोप ये हो रहा है कि धनशक्ति का उपयोग कर बीजेपी ने ये सरकार बनाई है। यह आरोप उन विधायकों पर है जिन्होंने आपका समर्थन दिया है। देखिए, इसमें ये सब फिजूल की बातें हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जो विधायक है 3-3, 4-4 लाख लोगों में से चुनाव जीते हुए है। ये विधायक अपनी अपनी जगह पर बहुत मजबूत है, दबंग है। उनकी एक वहां पर चुनाव क्षेत्र में उनका एक स्थान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हमारी कोशिश थी लगातार कि इसमें से कुछ रास्ता निकले। जो अन्याय हो रहा था उनके ऊपर, चुनाव क्षेत्र में उनको फंड्स नहीं मिल रहे थे, उनके खिलाफ हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार के कुछ लोग काम कर रहे थे। आगे 2.5 साल के बाद चुनाव जीतना असंभव हुआ था उनको, और हम लोगों ने बार बार कोशिश की कि इसमें से कोई रास्ता निकले, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं मिली और इसीलिए ये रास्ता लोगों ने चुन लिया है। ये बहुत मजबूती से एकजुट होकर हमारे साथ रहे। कई कोशिशें उन्होंने की सामने से, कोर्ट का मामला, कानूनी पेचीदा, आज भी कोर्ट की कोशिश की। सुबह हमारे पास मेजॉरिटी है, डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, इसके आगे इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है और हम लोग ये सब रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। अब क्योंकि शिंदे शाही की सरकार बनी है, सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, क्या क्या काम, एजेंडा आपके आंखों के सामने? शाही की सरकार नहीं है, ये आम जनता की सरकार है। यही मैं कहूंगा, जो जनता को चाहिए वही हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है, डेवलपमेंट, इस राज्य के सर्व विभाग का विकास, यही हमारा एजेंडा है। किसानों को न्याय देना। आज स्वर्गीय वसंतराव नाइक जी की जयंती है, कृषि दिन कहते हैं आज के दिन को, और इस दिन में आपको मैं यही कहूंगा, किसानों को उनके लिए योजनाएं दो, उनको मजबूत करो, उनके खुद के पैर पे खड़ा करो और यहाँ पर किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र बन जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी।
क्या आगे भी उद्धव ठाकरे जी को साथ में लाने की, रिकंसिलिएशन करने की कोशिशें जारी रहेगी? अभी तो हम लोग जो हमारी सरकार है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बना रहे, एक मजबूत सरकार राज्य को देंगे। फिर आगे जैसे जैसे होता है देखते जाइए, और आगे के जो भी निर्णय हैं हमारे 50 विधायक जो हैं उनसे बातचीत करके ही अगला हर कदम हम लोग उठाएंगे। शिवसेना पार्टी के संविधान के हिसाब से शिवसेना पक्ष प्रमुख अभी उद्धव ठाकरे है, क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्ष प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे? ऐसे हमारी कोई कोशिश नहीं है, इतना ही मैं इस वक्त कहूंगा। धन्यवाद। तो ये थे एकनाथ संभाजी शिंदे, राज्य के मुख्यमंत्री, और बेबाक तरीके से सभी सवालों के जवाब देते हुए एक्सक्लूसिव आज तक से बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। खबरों को खबरदार के लेंस से अब देख लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की एक डांट पूरे भारत में बहस और चर्चा का विषय बनी हुई है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, नूपुर ने टीवी पर धर्म के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की, लोगों की भावनाएं भड़काई। नूपुर शर्मा की गैर जिम्मेदार जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्याकांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान पर नूपुर ने शर्तों के साथ ही माफी मांगी, और वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तेवर कितने गर्म रहे होंगे। ये गुस्सा उस समय फूटा जब नूपुर शर्मा ने देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट की इस डांट का विश्लेषण करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उदयपुर हत्याकांड के लिए सिर्फ नूपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है। इसके बाद आपको ऑपरेशन उदयपुर दिखाएंगे। दिन दहाड़े खौफनाक तरीके से सर कलम करना और फिर मुस्कुराते हुए वीडियो बनाना। उदयपुर में जो दिखा, क्या वही पूरा सच था? कत्ल की स्क्रिप्ट का वो कौन सा क्लाइमैक्स था जो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो हाहाकार मच जाता। कातिलों का असली निशाना क्या था? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उदयपुर की गलियों में इस खौफनाक हत्याकांड का सच कुरेदा और पर्दे के पीछे छिपी वो कहानी ढूंढ निकाली है, जिससे टेलर कन्हैया लाल के कत्ल के पीछे का मकसद समझ में आता है। यह आज तक की एक्सक्लूसिव पड़ताल है। थोड़ी देर में हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। उसने देश भर में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है। यह किसी विपक्षी दल के नेता का बयान नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जिसने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नूपुर सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का बैकअप है और वो देश के कानून की परवाह किए बगैर कोई भी बयान दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने से किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पैगंबर के खिलाफ नूपुर की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि नूपुर ने इस पर शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा की गैर जिम्मेदार जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने बयान के लिए नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी नूपुर शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें नूपुर के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक सुलगता हुआ सवाल उठा दिया, और वो ये कि क्या उदयपुर हत्याकांड के लिए सिर्फ नूपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है? क्या यह भी माना जाए कि नूपुर शर्मा के पुतले को बीच चौराहे फांसी पर लटकाना भी जायज था? क्या यह भी मान लिया जाए कि नूपुर शर्मा के सिर पर इनाम घोषित करना जायज था? नूपुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जितनी सख्त टिप्पणियां की, उससे ज्यादा सख्त टिप्पणियां विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और मोदी सरकार पर कर दी। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister,
it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. He is the Prime Minister of 133 crore people, which also includes 20 crore of Muslims who are equal citizens in this country. My demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. There are IPC sections in which an FIR has been booked against her. Why is the BJP government protecting her? अपने बयान पर नूपुर शर्मा माफी मांग चुकी है। बीजेपी उन्हें पार्टी से निलंबित कर चुकी है। देश के कई राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतने से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, नूपुर शर्मा को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट यह है कि आरोप सिद्ध करने वाले सबूत होने के बावजूद नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों पर बीजेपी चुप है, लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन बता रहा है मानो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह की बात छीन ली। कोर्ट का बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि नूपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। नूपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना। इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं, ये तो बीजेपी की काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे, माइनॉरिटी से माफी मांगे, दलितों पे जहां हमला हुआ माफी मांगे, कान पकड़िए और माफी मांगे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर इस तरह का समाज के ताने बाने को तोड़ने की अगर किसी तरह का बयानबाजी करता है, कार्रवाई करता है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर देश से माफी मांगने के लिए कहा है। हो सकता है वो माफी मांग ले, लेकिन क्या उन लोगों से कोई माफी मांगने के लिए कहेगा जो नूपुर शर्मा के बयान की आड़ लेकर देश में हिंसा फैला रहे हैं? क्या कोई उन लोगों को फटकार लगाएगा जो नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे बचने के लिए ही नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था? नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट तक आई तो थी राहत की उम्मीद में, इस आस में कि उनके सारे मुकदमे एक जगह ट्रांसफर हो जाएंगे और उन्हें जगह जगह पेशी से और घूमने से छूट मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने उन पर सवाल और टिप्पणियों की ऐसी बौछार की कि उन्हें लगा कि अब माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने जब माफी की पेशकश की तो कोर्ट ने कहा बहुत देर हो चुकी है। नूपुर शर्मा की हालत कुछ वैसी ही थी कि नमाज छुड़ाने आई थी और रोजे गले पड़ गए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा पर निचली अदालतों को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी आपत्ति जताई। दरअसल नूपुर शर्मा की याचिका ये थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो FIR दर्ज हैं उन्हें दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें लगातार जान से मारने और रेप करने की धमकी मिल रही है, लिहाजा अलग अलग राज्यों में पूछताछ और जांच में सहयोग के लिए जा पाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका को नामंजूर करते हुए एक बार फिर उन्हें फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मैजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपके पास उपाय है और आप इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकती हैं। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया और इसका जो लिखित ऑर्डर आया वो सिर्फ एक पन्ने का है। कोर्ट के ऑर्डर में यह लिखा है कि सुनवाई के दौरान पीठ की तरफ से की गई किसी टिप्पणी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें आदेश में यही कहा गया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट के जरिए जो कानूनी राहत मांगी गई है उसके लिए यह अदालत उनको समुचित वैकल्पिक उपाय आजमाने के लिए अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देती है। और आखिरी लाइन लिखी है, द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन, यानी कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का कोई जिक्र लिखित ऑर्डर में नहीं है। लिखित ऑर्डर के अनुसार नूपुर शर्मा अपने खिलाफ सारे केस दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जो फटकार लगाई है और जो सख्त टिप्पणी की है वो सब मौखिक टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की डांट लिखित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में बीजेपी और मोदी सरकार की मंशा पर कौन कौन से सवाल उठाए हैं, ये सुनिए। ओवैसी साहब, कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपके शुरुआती कमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, कहा है कि इसकी वजह से पूरे देश में आग लगाई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी जो पिटीशन थी कि सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, वो सभी लिया। नुपुर ने भी अपना पिटीशन वापस ले लिया है। शुरुआती टिप्पणी आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। मैं देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार खड़ा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस को या जहां जहां पुलिस अपना काम करना चाहती है उनको दबाव डाल रही है कि नुपुर शर्मा को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मैं आज तक के चैनल पर बैठकर देश की सबसे पॉपुलर एंकर के सामने ये कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि नुपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज। क्योंकि नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड जरूर किया मगर वो पनिशमेंट नहीं है और नुपुर शर्मा एनईसी की मेंबर है। आप कल से हैदराबाद में एनईसी की बैठक कर रहे हैं भाजपा की, तो क्या उसमें उसको बुला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, तो इनको तो करना चाहिए ना। उनको कानून को अपना काम करने दीजिए। क्यों कानून को अपना काम करने से भाजपा रोक रही है? उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ओवैसी साहब शांत हो जाएंगे। मैं नहीं शांत होऊंगा मैडम। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज मैं ही नहीं हूं। अभी आपने शुरुआत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशंस को दोहराया है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से भी जज साहब ने कहा है, अगर जुबैर 2018 में ट्वीट करता है और 2021 का ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है जो आज गायब हो चुका है, तो जुबैर गिरफ्तार हो जाएगा। और क्या नुपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? तो गिरफ्तारी सही है जुबैर की? जुबैर की गिरफ्तारी अगर सही है तो सेंट्रल बोर्ड ने जो उस पिक्चर को पास किया था उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। वो पिक्चर बनाने वाले के तो फारूक शेख साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत में हैं। दूसरे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो टेक्नीशियन है, सबको पकड़िए। फिर आप यही है ना सर? उनको आप यही है ना। अब देखिए, आप इफ बट लगाने लगे जुबैर में, पकड़िए, क्योंकि वहां पर आरोप है हिंदू धर्म का अपमान हुआ। वहां पर आप इफ बट लगाने लगे कि इसको भी पकड़िए उसको भी पकड़िए। देखिए, पकड़ना है तो दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, अगर धाराएं सही है तो, और अगर कानून की गलत तरफ है तो। इफ बट मत लगाइए सर। नहीं, सुनिए, इफ बट नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पकड़िए, पिक्चर के जितने बनाने वाले हैं पकड़िए। चलिए, नो विदाउट इफ्स एंड बट्स पकड़िए। चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जुबैर की गिरफ्तारी सही है? एक्ट्रेस उसमें पकड़ेगी, उसको क्यों तुमने देखिए, जब जुबैर गिरफ्तार हो सकते हैं तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। जुबैर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि पहले नुपुर शर्मा ने कहा था कि जुबैर ने उस वीडियो को एडिट किया जो झूठ साबित हुआ। जुबैर के खिलाफ नुपुर शर्मा ने कहा। फिर बाद में जब उनकी झूठ सामने आ गई तो कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे प्रोवोक किया गया। जब वो भी झूठ साबित हुआ तो उन्होंने इफ आई हैव सेड, अंग्रेजी का आई, कैपिटल आई इस्तेमाल किया, जिसको आज ऑनरेबल जज साहब ने भी आज के केस में जिक्र हुआ उसका। चलिए, अब आते हैं सर उस आग पर जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो इनडिफेंसिबल है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो गलत है, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान से पूरे देश में आग लग गई? क्या उन लोगों का इसमें योगदान नहीं है जिन्होंने मामले को इतना तूल दिया, जिन्होंने कहा कि हर हाल में ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? रिलीजियस, क्या एक डे लाइट बीहेडिंग होगी ओवैसी साहब, तभी हम सब जागेंगे कि हम धार्मिक कट्टरवाद को कैसे पनाह देते हैं जब हम इस तरह का गुस्सा और रोष दिखाते हैं। अरे एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करे। ये गली मोहल्लों चौराहों पर जाकर भाषण दे देकर जो लोग उकसा रहे हैं, क्या उन्होंने आग नहीं फैलाई? ये आप पूछ लीजिए ऑनरेबल जज साहब से। आपसे बेहतर कौन पूछ सकता है? आज तक के लॉयर को जाके पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से। इसी मुद्दे को उठा दीजिए, ऑनरेबल जज साहब जवाब दे देंगे। आप एक सांसद हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रैक्टिसिंग लॉयर तो हूं नहीं। ठीक है। अरे मैडम, आप एक सांसद हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं सर। जज साहब ने कहा। और एक बात, हाँ, अच्छा
बहस तो हो सकती है ना उस अरे पर। मैं अच्छा अर्ज आप कहते हैं ना कि इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मैं आप ही क्या बयान है ना सर, इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप कोर्ट करते हैं दूसरे जज को और फिर कहते हैं इनफैलिबल नहीं है। आपने ही अयोध्या के बाद ट्वीट किया था ना सर, तो चर्चा कीजिए ना सर फिर। मैडम बिल्कुल चर्चा कर रहा हूं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी। ये मैंने नहीं कहा था, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उनका एक बाकायदा कोट है, किताब है, उसको मैंने कोट किया था। अब